Hello everyone, welcome to IFS. I hope everyone is doing perfectly fine. Today we have with us Shivang Dubey and इन्होंने recently qualify किया है महाराष्ट्र सेट. So let's know his preparation strategy, let's know his preparation journey. जानते हैं इन्होंने कैसे तैयारी की थी और इनसे आपको क्या क्या बातें सीखनी चाहिए. इन्होंने किए हैं मास्टर्स इन बॉटनी. तो जितने भी हमारे बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए कि आपके लिए क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, कौन से यूनिट्स आपको पहले टारगेट करने चाहिए. बाकी बच्चों ने भी ज़रूर देखना है कि अगर आपको ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई करना है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय शिवांग, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी कंग्रेचुलेशंस, आपने महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई किया है. प्लीज टेल मी कि आपका क्या स्कोर आया है, थैंक यू याद है मैम। आपको? यस मैम। मैंने 160 स्कोर किया हुआ है, ओके. जिसमें पार्ट ए में 62 था हम्म. और पार्ट बी में 98 मार्क्स। ओके. तो वंडरफुल. ये रहा है। ओके. तो प्लीज पहले तो मुझे बताओ कि आपका रिएक्शन क्या था रिजल्ट देके. सरप्राइज थे या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं इस बार तो हमारा बिल्कुल इतना नंबर आएगा? मैम दोनों ही था। ओके. पहले क्योंकि एग्ज़ाम देके जब निकला था तो तभी पता चल गया था कि यस होने वाला है इस बार। हम्म. और पार्ट भी बहुत अच्छे से हुआ था, पार्ट ए भी बहुत अच्छे से हुआ था। हम्म. बट एक डर रहता है मैम मन में कि रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? बिकॉज़ बहुत जी. सारी चीज़ें चल रही थी, वो रिज़र्वेशन को लेके चीज़ें थी, कट हम्म. ऑफ ऊपर-नीचे की बातें चल रही थी, तो बहुत मतलब मन में था डर। ओके. तो उस टाइम मतलब थोड़ा डर था, लेकिन एक्साइटमेंट भी था उस टाइम पे कि हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ओके. वंडरफुल. तो जो भी हमारे सेट के एस्पिरेंट्स होते हैं यूजुअली वो और भी एग्जाम्स टारगेट करते हैं, गेट, पार्क, डीबीटी, सीएसआर, आईसीएमआर. तो आपका कुछ और एम है कि मुझे कोई और एग्जाम भी क्वालिफाई करनी है या कुछ दिया है आपने एग्जाम? मैम मैंने वैसे तो सभी एग्ज़ाम दिए हैं, ओके. प्रिपरेशन मैं कर रहा था सीएसआर की। ओके. मैंने गेट एग्ज़ाम 23 में भी दिया था, 24 में भी दिया था, हम्म. तो मैंने दोनों ही क्वालीफाई किए हैं। वंडरफुल. और महाराष्ट्र सेट भी इस बार क्वालीफाई हो गया, लास्ट टाइम कुछ मार्क्स से रह गया था। और सीएसआर मेरा मेन टारगेट है ओके. आफ्टर सेट। तो एज यू आर टेलिंग कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट किए हैं, पहले तो आप मुझे बताइए कि आप सिलेबस क्या फॉलो करते थे, कि भाई मुझे क्या पढ़ना चाहिए कि आप गेट, सेट, नेट, बाकी एग्जाम्स भी टारगेट कर पाओ. क्या सिलेबस था आपका? मैम सिलेबस तो मेन जैसे हम जो सीएसआईआर का पढ़ते हैं, हम्म. हर जगह पर वही सिलेबस, कुछ-कुछ चीज़ें अलग है वहाँ, कुछ-कुछ जैसे गेट का एग्ज़ाम है, तो हाँ. वहाँ बहुत ज़्यादा जो थोड़ा कोर भी पूछ लेते हैं, जैसे बॉटनी का है, ज़ूलॉजी का है। जी. बट बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो तो लाइफ साइंस वाले ही हैं ओके. सीएसआईआर के। तो मैंने वही सब्जेक्ट्स को फ़ॉलो किया है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। ओके. तो अगर हम ये बोलें कि तो सही होगा ना कि अगर आपने सीएसआ नेट का पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो बाकी सारा पोर्शन आप इजीली कर लोगे. मैं करेक्ट? यस, यस मैम, यस। ओके. तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात प्लीज़ याद रखें, सीएसआर में जो आपके 13 यूनिट्स आपको दिए गए हैं वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उस बेसिस पे आप बाकी सारे एग्जाम्स डेफिनेटली अपीयर कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो. एग्जाम्स लाइक गेट, सेट. सेट का तो सिलेबस पूरा सेम है, उसके अलावा डीबीटी है, आईसीएमआर है, बार्क है. ऑफ कोर्स पेपर पैटर्न चेंज होता है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती है. तो शिवांग ने बताया कि गेट में आपको थोड़ा सा डीप जूलॉजी वगैरह भी पूछा जाता है, डीबीटी में कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स पूछ ली जाएगी. तो सम पार्ट इज एडेड बट सीएसआर का सिलेबस तो हमारा बिल्कुल वही रहेगा. सो शिवांग, प्लीज टेल मी, सीएसआर का सिलेबस इतना वास्ट है, आपने कैसे कवर किया? और जैसे आपने मुझे बताया है कि यू हैव डन मास्टर्स इन बॉटनी, तो पहले तो मुझे बताओ कि कौन से यूनिट्स आपने टारगेट किए थे, कौन से स्टूडेंट्स एक बॉटनी स्टूडेंट्स को ईजी जाएंगे करने. मैम अगर मैं ऐसा कहने जाऊँ तो बेसिकली बॉटनी जो सब्जेक्ट है, हम्म. उसके उन स्टूडेंट्स के लिए लाइफ साइंस बहुत आसान हो जाता है, ओके. क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं उसमें। जी. 7 टू 8 यूनिट्स आपको वहीं से मिल जाएँगे, आपके बॉटनी के सब्जेक्ट से। तो अब जैसे मैं काउंट करूँ तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहला यूनिट, ओके. फिर मॉल, हम्म. सेल बायोलॉजी, हम्म. प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी इवोल्यूशन हो गया। हम्म. कुछ हद तक मेथड्स भी हैं, डाइवर्सिटी भी है प्लांट की। तो ये सारे यूनिट्स सब टारगेट कर सकते हैं। तो मैम बेसिकली मैंने 11 टू 11.5 यूनिट्स को टारगेट किया था। वो 0.5 डाइवर्सिटी वाला है, बिकॉज़ ओके. उसमें एनिमल डाइवर्सिटी है। अच्छा. मैं प्लांट पे ज़्यादा फ़ोकस, और एग्ज़ाम में भी वही फ़ोकस भी है हम्म. सीएसआईआर का, ओके. तो मैंने वो टारगेट किया था। तो आई तो थिंक आपने स्किप 11, किया था 11.5। डेवलपमेंटल एनिमल वगैरह, करेक्ट?
नहीं, डेव किया था, ओके, एनिमल स्किप किया था ओके। और एक और ऐसे आई थिंक वही डाइवर्सिटी का एक पार्ट है जो मैंने स्किप किया था। हुँ, बाकी सारे मैंने कवर किए हैं। ओके, वंडरफुल। तो हम देखते हैं सिलेबस इतना वास्ट होता है और सेट का एग्ज़ाम इज़ अबाउट मेमोराइज़िंग एवरीथिंग। तो कैसे आप रिविज़न करती थी कि आपको इतनी बातें याद रह जाती थी? कैसे आपने रिवाइज़ किया है सारा कुछ? मैम रिवीजन तो डेली बेसिस पे होता था। मतलब एक जैसे मेरा मेरा एक था कि मैं हफ्ते में 3 यूनिट या 2 यूनिट को टारगेट करूँ अच्छे से। ओके। तो दिन में उसको 2 से 3 घंटे देना उन सब्जेक्ट्स को, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। हुँ, आईपास के हमारे पास मॉड्यूल्स भी थे 14 नंबर, 15 नंबर मॉड्यूल्स। तो उसमें जो पार्ट बी के क्वेश्चंस थे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। हुँ, हुँ, तो मेरा रिवीजन पैटर्न ऐसा ही था कि मैं 1 दिन में 2 यूनिट लेता था। उन 2 यूनिट्स को सुबह से लेके अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके क्वेश्चंस भी साथ में लगा लेता था मैं। हुँ, हुँ, और कभी-कभार ऐसा भी करता था कि जैसे लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही किसी यूनिट की, हुँ, हुँ, तो एक बार संडे या सैटरडे को फिर से उसकी पीवाईक्यू लगा लेता था। ओके। तो समझ में आता था कि हाँ, मुझे ये चीज़ें फिर से रिवाइज़ करनी है, तो उस हिसाब से मैं करते गया चीज़ों को। तो तो जी, तो आई थिंक बहुत बहुत एक अच्छी बात बताई आपने कि यस 2 टॉपिक्स आपने साथ में स्टार्ट किया है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने खुद का एनालिसिस किया। आपको समझ में आया खुद के प्रिपरेशन से, मल्टीपल रिविजन से कि ये चीज़ हम भूल रहे हैं, ये चीज़ याद नहीं आ रही हाँ, है और आपने उस पे फ़ोकस किया, अपने संडे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए उस पे। तो दैट इज़ ये सब क्योंकि कमेंडेबल। जी, क्लास में संडे टेस्ट वगैरह भी होते थे हमारे, हाँ, तो वो टेस्ट देने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं थोड़ा आराम करना चाहिए। तो वो एक फैक्टर रहता था बट एक ऐसा दिमाग में रहता था कि नहीं ये चीज़ें गलत हुई हैं, संडे टेस्ट में भी हुई हैं या हाँ। फिर हमारे रिवीजन में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो वो एक बार लेके मैं बैठता था करने के लिए। तो एज़ यू हैव मेंशन्ड दैट आप हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हो, तो बताइए हाउ इज़ द लाइफ एट आईएफएस ऑफलाइन कैसी थी वो जर्नी? थोड़ा डिफ़िकल्ट था मैम बिकॉज़ मैं कभी घर से ऐसे बाहर मैंने ऐसे कोचिंग नहीं करी हुई थी। हुँ, हुँ। अ, मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स वहाँ पर था, ओके, तो हॉस्टल लाइफ़ थोड़ा डिफ़िकल्ट था चीज़ें लेकिन अच्छे से हो गया। आप लोग ने सब सब सभी सभी यहाँ पे थे, सपोर्ट किया सबने। स्टडी भी था मेन तो स्टडी ऐसी थी कि कुछ ध्यान में नहीं रहता था क्या करना है, कैसे करना है। तो अच्छे से ही गए 2 साल वहाँ पर। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक हाँ, जो होम सिकनेस आपको फ़ील हुआ होगा बिकॉज़ मैं बहुत अच्छा समझ सकती हूँ क्योंकि जब मैंने खुद ने प्रिपरेशन की थी तो मेरा भी वो फर्स्ट टाइम था कि मैं फैमिली से दूर रही हूँ। तो शुरुआत में कुछ टाइम तो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पे क्योंकि हाँ, वो हाँ। एक चीज़ हमें बहुत परेशान कर रही होती है कि घर पे हाँ, जो हम हमेशा से हैबिचुअल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। बट आई थिंक यहाँ यस, पे एक यस। बार हमने अच्छे दोस्त बना लिए, टॉपिक समझ में आने लगा तो फिर आप एडजस्ट कर लेते हो चीज़ों। जी, जी। वंडर सेकंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपको टॉपिक जब आप समझने लग जाओ, हाँ, तो आपका सब्जेक्ट आपको फिर ले जाता है फ्लो में। फिर आपको किसी की याद नहीं आती है। फिर नहीं, फिर नहीं। सिर्फ फिर से नहीं, मेरा प्रिपरेशन। ऐसा था कि मैं हर दिन घर पे मतलब दिन में 3 से 4 बार घर पे कॉल हो जाता था। हुँ, रात में 1 बार हमेशा हम बात करते थे, तो ऐसा लगता नहीं था कि हम दूर हैं, दूर है। वी वर कनेक्टेड। परफेक्ट। सो यस स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है। एक कांस्टेंट प्रेशराइज़ हमें फ़ील होता है क्योंकि आई थिंक हमारे टीचर्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस है, हमारे पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस है और हमें खुद से है, हमें लगता है कि हमने इतना टाइम दिया है, हम इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए, तो बहुत एक प्रेशराइज़ एनवायरनमेंट भी होता है। बट आपका बस इतना काम है कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ज़्यादा आगे का मत सोचो। बस ये सोचो कि अभी जो टॉपिक्स हमको पढ़ा रहे हैं बस मुझे उस दिन में उतना भी आपने अच्छे से कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा बिकॉज सिलेबस काफ़ी वास्ट है, एक साथ इतना पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे अपने स्टेप्स लिए छोटा रिविजन करते चले तो फिर आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। एंड बताइए कौन से यूनिट थे जिससे आपको लगता था यार ये डिफिकल्ट है, मुश्किल जा रहा है, ऐसा कोई टॉपिक था आपके लिए? हम अगर मैं सच-सच बताऊँ तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि बायोकेमिस्ट्री एक डिफिकल्ट यूनिट हो सकती है मेरे लिए, ओके, जबकि मेरा मास्टर्स भी रहा है उसमें। ओके। क्योंकि हम जो मास्टर्स में पढ़ते हैं और जो यहाँ सीएसआई लेवल में पढ़ते हैं, वो बहुत मतलब अलग नहीं कहूँगा लेकिन हम्म, चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं उन सब डिफरेंट है। टॉपिक्स को लेके। बट मुझे एज़ एन कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लगा वहाँ पर हम्म, कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट है, मैं इसको टारगेट करूँगा तो शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं था।
बायोकेमिस्ट्री बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे ईज़ीएस्ट यूनिट है पूरे 13 यूनिट्स में, कि ये कर लिया तो फिर आप अच्छे से कर जाओगे चीज़ों को, क्योंकि वो कनेक्शन बायोकेमिस्ट्री से ही बिल्ड ट्रू, होता है। ट्रू। आप चाहे मॉल पढ़ो, चाहे सेल पढ़ो, चाहे प्लांट पढ़ो, चाहे एनिमल पढ़ो, हुँ, so the connection is there in biochemistry. So that was the main unit which I target even for SET, GATE, and हुँ, CSI. वंडरफुल। सो आई थिंक इफ यू गेट द करेक्ट टीचर फॉर द सब्जेक्ट तो आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल बहुत ईज़ी Yes, हो जाएगा। yes, वंडरफुल। yes. एंड AC सर ने जो जो गाइडेंस दिया था उस टाइम पर बायोकेमिस्ट्री को लेके, तो या आई थिंक केसी सर जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं यस चलता मैम, है कि यस। कब टाइम 2 ढाई घंटे 3 घंटे का भी सेशन हो जाता था कभी-कभी। बिल्कुल मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ इन तीन सब बातों चार से। घंटे भी हो जाते थे कभी कभी, बट सर का ऐसा लेक्चर होता था कि नहीं नहीं कर लेते हैं, करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, कैसे छोड़े। और सर भी इतने प्यार से पढ़ाते थे कि तो लगता था कि नहीं, कर लेंगे। वंडरफुल। तो बिल्कुल, तो अगर आपने अच्छा टीचर चुना है स्टूडेंट्स तो बायोकेमिस्ट्री आपको कभी टफ नहीं लगेगी और बिल्कुल सही बात है कि ये सबसे कनेक्ट करता है। मोल बायोलॉजी का डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड आप बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ोगे। जेनेटिक्स में छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स के नेम यहाँ से आते हैं। सेल बायोलॉजी के पंप्स जब आप पढ़ोगे तो बायोकेमिस्ट्री ही बेसिस है। एंजाइम्स अगर आपको आता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। आप इवन इफ यू स्टडी द टेक्निक्स पार्ट बायोकेमिस्ट्री हमारा बेस है वहाँ पे। तो बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोएंजाइम्स कोफैक्टर्स पढ़ते हो तो ये आपको पूरी प्लांट फिजियोलॉजी से भी कनेक्ट करवाता है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो सारे यूनिट्स को कनेक्ट कराता है। तो बच्चों स्किप ना करना बायोकेमिस्ट्री। बहुत टफ लगती है। कुछ टॉपिक्स मैं अलाउ कर सकती हूँ, चलो ठीक है, शायद कुछ टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट डिफिकल्ट है बट बायोकेमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग इफ यू लर्न इट फ्रॉम द करेक्ट पर्सन तो आपको ईजी लगेगा। एंड उसके अलावा और कोई टॉपिक था आपके लिए बायोकेमिस्ट्री के अलावा? नाम ऐसे डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फेवरेट मेरा टॉपिक्स थे जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी ओके। और प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया। ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से था। ओके। इवन सेल मॉल तो किसका फेवरेट नहीं होगा जो लाइफ साइंस पढ़ रहा है। जी। तो वो तो एक मतलब था, वो जर्नी थी वो उनका, वो एक हुँ, उनके साथ वो पढ़ने में बहुत मजा आया इन यूनिट्स को। ओके, वंडरफुल। एंड प्रिपरेशन जर्नी में बहुत बार होता है कि हमें कभी-कभी बहुत लो फ़ील होता है, कभी हम थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी लगता है कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा कोई फ़ेज़ आया था प्रिपरेशन के वक़्त? यस मैम, श्योर। हर एक स्टूडेंट के साथ आता है मैम। जी, तो ऐसा हाउ कोई टू नहीं कह डील सकता विथ कि इट? मेरे कुछ साथ नहीं बताओगे हुआ आप? ऐसा। उससे डील कैसे करें? मैम, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मोटिव क्लियर है या एम क्लियर है, हुँ, हुँ, तो आप कितने भी डिमोटिवेट हो जाओ, आपका एम ही आपको मोटिवेट कर देगा ओके। कि नहीं, करना है, ऐसा नहीं चलेगा। कभी-कभी ये होता था कि टेस्ट में नंबर कम आते थे, हुँ, हुँ, तो मेरे घर पे मेरी मम्मी जो हैं, वो हुँ, मुझे बोलती नहीं ठीक है, अगले टेस्ट में कर लेंगे। वो थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कम क्यों आए? हुँ, मेहनत कर रहे हो, कम क्यों आए? तो और थोड़ा मेहनत करो। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। और मेरा खुद का भी एक ऐसे मैम रहा है कि जब मैं मास्टर्स से मैं करता आया था चीज़ों को, हुँ, तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ। मुझे ज़्यादा कोई मतलब मुझे ऐसा कोई ज़्यादा बोलता है कि नहीं हम तुमको ऐसा करना है, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर देता हूँ कि ठीक है, अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, वो चीज़ हम कवर कर लेंगे। ओह, वंडरफुल। ऐसा रहा है। थोड़ी हम अगर मैं सेट की बात करूँ अभी तो सेट का पेपर वन जो रहता है उसमें आपका एप्टीट्यूड अवेयरनेस कुछ जनरल नॉलेज ये सारी चीज़ें आती है तो थोड़ा बताइए कि पेपर वन मतलब सेक्शन ए को कैसे प्रिपेयर किया जाए सेट के एग्ज़ाम के लिए। हम अगर अब ध्यान से देखें सेट के पेपर 1 को, हम्म। तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत डिफाइंड है जो वो हर साल पूछते हैं, हर साल वहाँ से सवाल बनते हैं। जी। अब जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीज़ें हम सीएसआर नेट के लिए भी पढ़ते हैं। इवन गेट का जब एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये पढ़ते हैं। लेकिन एक डिफरेंस आता है कि वहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, और कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हम्म। तो वो अभी मैंने कैसे प्रिपेयर किया, तो जब लास्ट ईयर जब ये सेट का एग्ज़ाम था 23 का, हम्म।
तो उस टाइम पर ऑफलाइन सेंटर पे यूजीसी के जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने सेपरेट 7 डे का लेक्चर्स कंडक्ट किया हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, आप ये पढ़ के जाइए, आपको ज़रूर सवाल मिलेंगे यहाँ से। हुँ, हुँ। तो उस टाइम सिद्धार्थ सर ने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह पूरा पढ़ा दिया था, एकदम शॉर्ट में पढ़ा दिया था। तो मैं बस वही पढ़ के गया था कि यही करके जाना है, इतना आप पढ़ लो, आपको सवाल बन जाएँगे। तो वहाँ पर जब पेपर में देखा तो एक्चुअली डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं थे, बट आपके कॉन्सेप्ट वाइज़ क्वेश्चन वहाँ पर मिल गए मुझे। तो वो एक बेनिफिट मिल गया। दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे क्वेश्चन, वो तो 4-5 क्वेश्चन आप स्ट्रैटेजी से ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पेपर बहुत डिफाइंड है उनका, वो बहुत एग्ज़ैजरेट करके नहीं पूछते हाँ, कि उनका 5 क्वेश्चन वो डाटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेंगे, हुँ, 5 हुँ। क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरे लिए वो ईज़ी था कि मुझे पता था कि हाँ, मैं कहाँ टारगेट कर सकता हूँ। तो मेरा माइंड में ऐसा था कि मैं अराउंड 25-26 क्वेश्चन बना लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। बट मैं मेरे कुछ 31-32 क्वेश्चन वहाँ बन गए थे करेक्ट। ये और तो ये बहुत अच्छी 25 बात है। मिनट्स में हुआ जी, था वहाँ पर। सिर्फ ओके। 25 मिनट्स में हो गया था पेपर 1 का। तो आई थिंक आपने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस की थी और आप मुझे इतना सटीक एनालिसिस दे रहे हो। आप इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बता रहे हो कि मैम 5 क्वेश्चन आते हैं आरसी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चंस आते हैं डीआई से। तो आपको नॉलेज प्रॉपर है और ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए हैं। पीवाईक्यूज़ यस आपने मैम, ध्यान यस। से देखे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट प्रॉपर एनालिसिस करके है उसी को ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्लीज़ मुझे पहले यस तो मैम। बताओ कि मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? आपने कितने सॉल्व किए थे एग्ज़ाम के पहले? मैम एक्चुअली क्या हो गया था कि अभी जब भी फ़रवरी में गेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद मैं दादा सर के साथ मैंने कुछ टाइम के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए थोड़ा बहुत काम किया था मैंने कुछ-कुछ पेपर्स के लिए। तो मुझे ना वो क्वेश्चंस मैंने अलग-अलग सेट के क्वेश्चंस देखे थे अलग स्टेट्स के। हुँ, हुँ। जैसे आसाम सेट हो गया, हुँ, हुँ। एमपी सेट हो गया, कर्नाटका सेट हो गया, गुजरात सेट हो गया। तो मैंने इनसे क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो महाराष्ट्र सेट भी कुछ अलग नहीं करेगा। तो वो क्वे और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसे 15 क्वेश्चन मिले थे, जो महाराष्ट्र सेट में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आए हुए थे। ओके। तो मैम चाहे वो महाराष्ट्र सेट का पीवाईक्यू हो या कोई भी पीवाईक्यू हो, हुँ, हुँ। हम ऐसा करके नहीं छोड़ सकते कि ये हम महाराष्ट्र का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ़ महाराष्ट्र के पेपर्स देखेंगे। नहीं, हमें हर एक स्टेट का एग्ज़ाम देखना है, हर एक स्टेट में क्या सवाल पूछे गए हैं कि देखो हाँ, यहाँ इस कॉन्सेप्ट से सवाल है, हो सकता है दूसरे स्टेट में पूछा हो या आने वाला हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। तो मैंने उसको फ़ॉलो किया, प्लस जो मॉक टेस्ट की बात है, तो अब हमारे ऑफ़लाइन सेंटर पे भी 3 से 4 मॉक हुए थे। तो मैंने उनको 2-2 बार दिया था, एक बार जो क्लास में बैठ के और एक बार जब मैं बाद में। नए हॉस्टल में आके रहता तब उस टाइम पर। हुँ, हुँ। तो वो एनालिसिस वाला पार्ट मैंने वैसे ही किया था कि हाँ, कहाँ से ज़्यादा सवाल बन रहा हुँ, है। हुँ। इवन सब्जेक्ट के लिए भी मैंने वैसे ही किया था। ओके। और जैसे आप बोलते हैं कि सीएसआर में जाने के बाद एग्ज़ाम में जाके आपको पूरे 200 मार्क का पेपर सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर 120 मार्क्स भी आपने डाली तो आपका जेआरएफ निकल जाएगा। तो इवन इफ यू लाइक अटेम्प्ट द यस, पेपर फॉर 150-160 मार्क्स, आप ईज़िली अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की है तो आप कर लोगे। तो वैसे ही सेट में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, आपको तो पूरा ही पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इज़ देयर एनी टाइम, आपको लगता है कोई टाइम लिमिटेशन होता है कि हमको फास्ट सॉल्व करना चाहिए? पेपर सॉल्व करते वक़्त में क्या स्ट्रैटेजीज़ बच्चों ने यूज़ करना चाहिए? घड़ी लिमिटिंग फैक्टर होता है वहाँ या नहीं होगा? मैम कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको टाइम ड्यूरेशन तो पकड़ के चलना ही है हुँ, हमेशा। हुँ। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास एम्पल ऑफ क्वेश्चन्स हैं, नेगेटिव हुँ, मार्किंग नहीं है तो हम आराम से देंगे। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम उसी पैटर्न से बनाया गया है। हुँ, क्योंकि जो पेपर सेट कर रहे हैं वो बच्चों के साइकोलॉजी से ही कनेक्ट करके करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो महाराष्ट्र सेट का पेपर दिया था, हुँ, हुँ, उस टाइम मैंने ये चीज़ करी थी कि नहीं, एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं कि एक्यूरेसी तो मैम चाहिए ही चाहिए। तो मैंने वहाँ कुछ कम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उस वजह से मेरा 2 क्वेश्चन से नहीं रहा, मतलब नहीं हो पाया था। हुँ, हुँ, वो गलती मैंने यहाँ पर सुधारी कि ठीक है, हर क्वेश्चन को देखना है, हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि भले से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है कि हमने कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा इस पढ़ा है। चीज़ को, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको। तो मैंने यही किया कि इवन पार्ट ए, पार्ट बी के लिए
कि हर एक क्वेश्चन को टाइम दो, इज़िली पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लो कि हम किस किस लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं हर बार यही करता हूँ हर एक एग्ज़ाम में कि मैं पहले पूरा एक पेपर देख लेता हूँ 5-10 मिनट में। फिर जो मुझे लगता है कि हाँ, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं वो क्वेश्चन वहाँ डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, वो एएमआर हो या जो भी टिक करने का हो। हाँ, उसके बाद जो मैंने स्किप किया है, मैं उनको छोड़ता नहीं था, मैं उनको वापस जाके कि देखो वापस। इसमें से भी सवाल बन जाएँगे। हुँ, तो यस मैम, टाइम ड्यूरेशन तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही आप सेट ऐसा पेपर है, सेट का एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ आप पूरा टारगेट कर सकते हो। हुँ। यहाँ कोई जी। लिमिटेशन नहीं है आपके पास। आप फ्रीली जाके काम कर सकते हो अपना। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखें, टाइम जो है ऑफ कोर्स पेपर क्वेश्चंस आपके वन लाइनर्स होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको टाइम लग सकता है सोचने के लिए, कुछ हो सकता है क्वेश्चन सिंपल है बट आपको उस टाइम पे वो कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो उनको आप उस टाइम के लिए स्किप करो और आगे बढ़ो। अगर आप स्टक हो गए तो कभी-कभी हमको स्ट्रेस आ जाता है कि यार बहुत सारा क्वेश्चन बचा है, टाइम कम है, सो डोंट लेट दैट स्ट्रेस हम। और डियर आप बता सकते हो कुछ और बातों का ध्यान जो रखना चाहिए स्टूडेंट को एक एग्जाम हॉल के अंदर, क्या बातें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, क्या डिस्टर्ब कर सकता है? मैम वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताऊँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट, हुँ, जहाँ से प्रिपरेशन हम कोई बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है, हुँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मैम मैंने देखी है कि हर कोई अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। कोई कोई भी चीज़ हो, चाहे संडे का टेस्ट हो या इवन जो हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, हुँ, कंपैरिज़न नहीं करना है खुद को किसी से। आपकी लड़ाई आपकी खुद से है। पहले आपको खुद को इम्प्रूव करना है, फिर आप किसी से कम्पीट करो। दूसरा, जब हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो हुँ, हमें ये नहीं सोचना है कि मैंने तो बहुत सारा प्रिपरेशन कर रखा है, मुझे ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है। जो आपका टाइम है वहाँ जो आपके सामने स्क्रीन में आने वाला है, आप उस पे फ़ोकस करो। वो मैम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हर एग्ज़ाम में ऐसा सबके साथ ही होता है हुँ, कि ब्लैंक आउट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पहले। हाँ, लगता है 2 दिन कुछ पहले याद नहीं पूरा आ रहा है। ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी जी। याद नहीं है, सब ब्लैंक हो चुका है। तो उस टाइम में मैंने भी ये गलती की कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, फिर चीज़ों को वापस देखने लगते हैं, हुँ, हुँ, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, फिर एक एंग्ज़ायटी वाला पार्ट आ जाता है, तो वो एग्ज़ाम को हैम्पर करता है, वो नहीं होना चाहिए। हमें चीज़ें याद हैं सारी, हम सब पढ़ के जाते हैं, हुँ, बस उस पॉइंट पे अपना अपना जो माइंडसेट है वो शांत रखना है, पेशेंस रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, ये हो जाएगा। यही मेरा वंडरफुल। माइंडसेट था मैम। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये आपको काम रखोगे, शांत रखोगे तो पूरा पेपर आप बिल्कुल बढ़िया से दे। तो शिवांग टेल मी हू डेडिकेट दिस सक्सेस, किस-किस को आप थैंक यू बोलोगे फॉर दिस सक्सेस? लिस्ट तो बड़ी है, बट मैं टिक कर देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट लोगों पे। सबसे पहले तो मैम मेरे पेरेंट्स को, कि उन्होंने मतलब मुझसे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया इसके लिए। हुँ, अब मैं पुणे में था बट वो यहाँ पर उसी स्ट्रगल को वो भी साथ में जी रहे थे। जी। तो सबसे पहले तो मैं उनको दूँगा। दूसरा, पूरे आईएफएस टीम को, जितने भी हैं जो हमारे टीचर्स रहे, दादा सर हो गए, लालजी सर हो गए, आप थे वहाँ पर, फिर मतलब दीपक सर भी थे हमारे साथ, सब जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, सबने बहुत मोटिवेट किया है। टाइम-टाइम पे चीज़ों को मतलब कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं मेरे साथ दादा सर के साथ जो हैं फनी, बट वो बहुत मोटिवेट करते हैं चीज़ों को, कि नहीं हमें वो वो है, और मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पर थे, जी, उन्होंने मुझे भी हर 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 चीज़ में सपोर्ट किया है। तो यस मैम, इन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। वंडरफुल। और कोई मैसेज आपकी तरफ से जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर सेट नेट, उनको क्या बोलना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैम, जो भी नया जॉइन कर रहा होगा उसके लिए तो यही है कि जस्ट करते रहो, कुछ भी नया नहीं है, सब सब कुछ हो जाएगा, आसानी से होगा। और जो कर रहा है फिलहाल, उनके लिए भी यही करते रहो, कुछ नहीं हो जाएगा। बस अपने आप पे पेशेंस रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। ओके, कॉम्पिटिशन आपका खुद से है, किसी और से नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जिस दिन आप खुद से जीतने लगोगे, यू आर इंटू द कॉम्पिटिशन, यू विल विन योर एनी सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम और व्हाटएवर यू डू। ओके, वंडरफुल।
तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शिवांग, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत दिनों के बाद ऐसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं शायद। एंड टू यस मैम। यस एंड टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, बच्चों अच्छी से पढ़ाई करते रहो। एंड शिवांग, फ्रॉम द एंटायर आईएफएस टीम वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो अल्टीमेट गोल है सीएसआई नेट का, आई होप बिल्कुल आप क्वालिफाई कर लो, तुरंत हम मिलेंगे शायद उसके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यस मैम। यस मैम। दैट। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू मैम। एंड टू ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर स्टूडेंट्स, जैसे बताया है शिवांग ने, भरोसा रखो, करते रहो, पढ़ाई करते रहो, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग, यू ऑल विल गेट द रिजल्ट। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्न। ओके शिवांग, यू कैन लीव द सेशन, थैंक यू सो मच, ऑल द ओके बेस्ट। मैम। थैंक यू। थैंक यू।